गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब जरा देखो, लास्ट और प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स वगैरह डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोग माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट ये डिस्कस कर लिए थे। माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट क्या था ये भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, जिसमें कि हम लोगों ने ये बताया था कि माइक्रोब्स कैसे करके लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, प्लस इसके बाद हम लोगों ने ये बताया कि आखिर बायोलॉजिकल कंट्रोल हम लोग पेस्ट पे और डिजीज़ जो कि प्लांट में सबसे ज़्यादा किए जाते हैं उसको अपन क्या करेंगे, किस टाइप में प्रिवेंट करेंगे, किस टाइप में रोकेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसी बीच में बायोपेस्टिसाइड्स, क्या चीज़, बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। यानी बायोपेस्टिसाइड्स ये जो पूरा स्ट्रेंजा है ये एक्चुअल में किसके बारे में डिनोट किया गया है, तो दैट इज़ ये डिनोट किया गया है बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मेरी पेंसिल नहीं चल रही है, बस जस्ट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, अब जरा देखा जाए अब क्या है कि ये किसके बारे में बताया गया है। तो ये जो टॉपिक है ये एक्चुअल में बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में बताया गया। कारण आप जानते हो कि आज के डेट में पेस्टिसाइड्स का इतना इस्तेमाल हुआ है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है कि कोई भी वेजिटेबल्स बिना किसी के प्रेजेंट नहीं है, बस आप इतना समझो। इसी का ये सब चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड होते हैं बायोपेस्टिसाइड्स के लिए उसमें सब लोग हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है और माइट्स है, ठीक है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर लिखा गया था, लास्ट क्लास में बता दिया गया था। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, इसे बार बार पढ़िएगा, कारण एनसीईआरटी से बाहर इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चंस, जैसे अगर आप सिंगेज वगैरह सॉल्व कर रहे होगे उसमें इधर उधर का बीटी कॉटन ये सब मिल रहा होगा, बीटी ब्रिंजल मिल रहा होगा, तो बेटा वो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, पैनिक मत कीजिएगा, ठीक है। नाउ समझिए, अब क्या है कि अब हमें माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। बायो फर्टिलाइजर क्या, समझिए। जैसे हम लोग जानते हैं आज के डेट में कि आखिर कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट यानी लिविंग है जिस चीज़ को अपन फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे विथ आवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस इज अ मेजर कॉज ऑफ अ कंसर्न। क्या चीज़ है, इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन आज के डेट में मेजर कंसर्न। कारण जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग अपना इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कंट्रीब्यूट करेंगे सिग्निफिकेंटली वो पॉल्यूशन का, मतलब जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कि ये इन्वायरमेंट को फ्रेश रखता है। जैसे ओल्ड एज है ना, पुराने समय में बहुत, आज से तकरीबन 50-60 साल पहले अगर देखा जाए तो हमें लगता था कि ये फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, प्रोडक्टिव एल्ड बढ़ाने के लिए हम लोग तरह तरह का केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये केमिकल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि डीडीटी का लेवल बढ़ जाता है। डीडीटी का लेवल बढ़ जाने के वजह से बेटा क्या होता है कि बर्ड्स उस चीज़ पर फीड करती हैं, बर्ड्स के एग पतले हो जाते हैं, एग सेल्स, और अल्टीमेटली ये बर्ड का पॉपुलेशन क्या हो जा रहा है, कोलैप्स हो जा रहा है। ये सब परेशानी आ रहा है, याद रख लेना। जो बायो फर्टिलाइज़र है ऑर्गेनिज्म का, ये इसके अंदर न्यूट्रिएंट की क्वालिटी सबसे फर्स्ट है। क्या चीज़ है, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में कौन, तो खास करके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, किसका, सॉइल का। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन सोर्स जो बायो फर्टिलाइज़र है
ठीक है, क्या चीज? मेन सोर्स जो बायो फर्टिलाइजर के हैं वो एक्चुअल में क्या है भाई? ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो तीन ही है। पहला तो बैक्टीरिया, दूसरा फंगी, और तीसरा क्या चीज है? साइनो बैक्टीरिया। बेटा याद रखना, इसके बिहाफ पर जो मैं एनसीईआरटी में लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी इसी एनसीईआरटी में अपडेट करें। क्लियर? नाउ अब आगे समझो। अब ये तो मेन सोर्स हो गया। मेन सोर्स में जरा देखो ऑफ कि और दूसरे, जैसे वी हैव रियलाइज दैट देयर आर अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। देखो समझे ना कि हम लोग अब रियलाइज कर रहे हैं कि हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में केमिकल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, एंड देयर इज अ लार्ज प्रेशर टू स्विच ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब क्या है? लार्ज प्रेशर आ चुकी है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग उस फार्मिंग को कहते हैं जिसके अंदर नेचुरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे काऊ डंग हो गया, ये सब। ना कि ऐसा चीज इस्तेमाल किया जाता है जो डैमेज करता है। जैसे अगर केमिकल जान लो, एनपीके एक केमिकल है। आपने जो घर में ये आप लोग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑलमोस्ट देखा गया है कि आप लोग कहीं ना कहीं विलेज के आसपास ही रहते हो, तो कभी भी जाओगे ना तो किसी भी फील्ड में एनपीके फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है। ये एनपीके फर्टिलाइज़र है क्या? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और बेटा ये जो होता है ना, ये फील्ड में जब एक बार इस्तेमाल हो गया तब क्या हुआ कि फील्ड के अंदर जो जू प्लैंक्टन्स ये सब प्रेजेंट है उसे स्मॉल फिशेस खाती है, वही स्मॉल फिशेस बर्ड्स खाती है। तो क्या होता है ना बेटा कि अब प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आप जानते हो फूड चेन बना हुआ है, तो अब जब फूड चेन बना हुआ है तब क्या हो रहा है कि छोटी ऑर्गेनिज्म खाई जाती है बड़ी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो बड़ी ऑर्गेनिज्म पे कोई ना कोई तो इम्पैक्ट आएगा ना, क्योंकि वो भी तो केमिकल ही खा रही है एक तौर पे। तो क्या होता है बेटा कि बर्ड की जो एग सेल्स होती है ना वो वीक होने लगती है। जब बर्ड की एग सेल्स वीक होने लगती है ना तो प्री मैच्योर डेथ होने लगता है बर्ड्स के बच्चों का, और अल्टीमेटली बर्ड्स की पॉपुलेशन क्या हो जाती है? डिक्लाइन हो जाती है। ये आज के डेट में, ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर का। लेकिन यही प्रेशर है कि अब हमें इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए, कारण कि जो भी सराउंडिंग में इकोसिस्टम है अपनी, इसे बैलेंस रखने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ रहा है? जरा सोचो। इसे बैलेंस रखने के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पर स्विच करना पड़ रहा है, जो कि सही भी है, जिसमें यूज जो है बायो फर्टिलाइजर का होगा। ठीक है, अब बायो फर्टिलाइजर है क्या जरा समझिए। बायो फर्टिलाइजर एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म है जो एनरिच होता है न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ अ सॉइल। किसे? न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ अ सॉइल, जिसमें कि बायो फर्टिलाइजर का मेन सोर्स बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जैसे कि यू हैव स्टडी अबाउट द नोड्यूल्स ऑफ अ रूट। देखो, जैसे हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन प्लांट में रूट नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ा था, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में। ये क्या कर रहा था? ये फॉर्म कर रहा था सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। अब सिम्बायोटिक का मतलब क्या? सिम का मतलब क्या होता है? टुगेदर, ठीक है, और बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी दो लाइफ एक साथ आपस में क्या हो रहा है? मर्ज करके रह रहा है, म्यूचुअल इंटरेक्शन पे रह रहा है, उसे सिम्बायोटिक कहते हैं। जैसे अब क्या है कि राइजोबियम ये नाइट्रोजन फिक्स कर कर के लेग्यूमिनस प्लांट को देता है, और जबकि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इसे प्लांट बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। आई बात समझ में? जिसमें बैक्टीरिया फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म, जो कि यूज किया जाता है प्लांट एज अ न्यूट्रिएंट। जैसे अदर बैक्टीरिया जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग सॉइल, एग्जाम्पल एजोस्पाइरिलम,
एजोबैक्टर। देख बेटा, नीट के पॉइंट से यही क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं। इसी चीज़ को हमें बैलेंस करना होता है। देखो अब क्या है कि ये टॉपिक अपन क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन ये जो अब क्वेश्चन जो भी पूछेगा वो क्लास 11 से पूछेगा। आई बात समझ में? यानी इन दोनों के बीच का लिंक बनेगा किसका, नीट का क्वेश्चंस। इसी को कहते हैं टॉपिक हुपिंग। टॉपिक हुपिंग का मतलब कि यहाँ उस जगह का क्वेश्चन यहाँ से मर्ज करके पूछेगा कि आखिर क्या राइजोबियम को हम लोग बायो फर्टिलाइजर कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं, और क्या ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में सही तौर से बैठेगा कि नहीं। आई बात समझ में? जो 4 ऑप्शंस में फाइंड द इनकरेक्ट, है ना, इनकरेक्ट को फाइंड करने के लिए बोला जाता है बच्चे। आई बात समझ में? तो ये इस टाइप का क्वेश्चंस देगा। नेक्स्ट, राइजोबियम के बारे में पढ़ लिए, एजोस्पिरिलम के बारे में जानते ही हैं, एजोबैक्टर के बारे में जानते ही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फंगी। फंगी भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है प्लांट के साथ। वो फंगी का नाम क्या चीज है, माइकोरिज़ा। क्या नाम है, माइकोरिज़ा नाम है, ठीक है। ये जो माइकोरिज़ा है ये मोस्ट ऑफ किसके जीनस से प्रेजेंट है पता है? इन सबों का जो जीनस है वो जीनस क्या चीज है, ग्लोमस जीनस है। कौन सा जीनस है, ग्लोमस जीनस है। आई बात समझ में? नाउ अब देखो, अब क्या है कि जीनस, देखो भाई यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैं बार बार मेहनत कर रहा हूँ, जो फॉर्म क्या करता है, माइकोराइजा। याद रख लेना कि ये एक्चुअल में फंगल सिम्बायोंट है, ठीक है, जो एसोसिएशन करता है और क्या काम मेन करता है, फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट टू द प्लांट। यानी जो सॉइल में फॉस्फोरस होता है बेटा उसे एब्जॉर्ब करता है और सीधे प्लांट को दे करके रफा दफा कर देता है। आई बात समझ में? अब देखो, जैसे कि प्लांट सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट, जैसे रेजिस्टेंस ऑफ रूट बॉर्न पैथोजेंस, टॉलरेंस टू द सैलिनिटी और ड्राउट कंडीशन, ये सब को क्या कर दिया जाता है, प्रिवेंट कर दिया जाता है। मतलब रेजिस्टेंस का डिफेंसिव पावर जिसे कह सकते हैं, अवरोधक क्षमता, रूट बॉर्न मतलब रूट में जन्मे पैथोजन उसके रिगार्डिंग है, प्लस टॉलरेटेबल बनाता है, यानी सैलिनिटी को मतलब खारापन को ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेट करने की कैपेसिटी क्या करता है, इसमें ग्रो करता है। और नेक्स्ट आता है क्या चीज़, ड्राउट्स पे। ड्राउट्स का मतलब कहते हैं सूखा, यानी सूखा से भी ज़्यादा टॉलरेंट बनाता है। अगर सूखा बन भी गया तो पर भी प्लांट अपने आप को ऐसा रिस्टोर करेगा कि जैसे वो उस जगह पर सरवाइव कर लेगा। देखो इस वजह से ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब समझो, जैसे ये सब सारा कुछ तो हो गया, जिसमें कैन यू टेल व्हाट अबाउट व्हाट एडवांटेज द फंगस डेराइव फ्रॉम दिस एसोसिएशन। देखो बेटा यही 3 पॉइंट तो इसके बेनिफिट है ना, तो पर भी ये क्वेश्चन पूछता। नेक्स्ट देखो, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स है जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसमें, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, जो मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिसका नाम है एनाबीना, नॉस्टॉक, ओसिलेटोरिया ईटीसी। क्लियर है? जैसे कि पैडी फील्ड्स में, पैडी फील्ड्स जानते हो ना, राइस फील्ड को, साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी ऐड किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में और फर्टिलिटी बढ़ा दिया जाता है। करेंटली हमारे कंट्रीज़ में नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइज़र
अवेलेबल होते हैं कॉमर्शियली, मार्केट और फार्मर यूज़, और रेगुलरली किस फील्ड में, रिप्लेनिश करते हैं सॉइल न्यूट्रिशंस, मतलब सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और रिड्यूस क्या करते हैं, डिपेंडेंस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। यानी सॉइल में से जो कंप्लीटली न्यूट्रिएंट ख़त्म होता जाता है ना, उसको रिप्लेस कर देते हैं, और केमिकल की फर्टिलाइज़र जो बार बार ज़रूरत पड़ती थी सॉइल में, जो न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाने के वजह से उसे क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक बार समरी को आप अपने तरीके से अपने एंड से देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में समरी से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई बात समझ में? नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब समझो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या हैं ये ज़रा लिखना पड़ेगा। स्पेशल पॉइंट्स में सबसे पहला क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन। स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये खुद फेमस है, जिसका नाम क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन। यानी एक सेल की प्रोटीन जो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। समझिएगा। अब रहा बात सिंगल सेल प्रोटीन का, ये एक्चुअल में माइक्रोबियल बायोमास है। क्या चीज़ है ये? पहला, माइक्रोबियल बायोमास है, यानी माइक्रोब्स का जो लिविंग वेट है उस पर डिपेंड करता है। अब देखो, ये जो बायोमास है ये दोनों जगह से ऑब्टेन होता है, मोनो और मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्लियर है? जिसमें सिंगल सेल प्रोटीन जो जिसे अपन क्या कह सकते हैं, एससीपी कहते हैं, ये प्रोड्यूस किया जाता है किसके हेल्प से? यूजिंग एल्गी, फंगी, ये भी भाई परेशानी है, फंगी, ईस्ट, बैक्टीरिया। अब जरा समझो, अब अगर एक कन्वेंशनल सोर्स से देखा जाए तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या चीज है ये? बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। बोलो हाँ या ना। अब जब बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, तो ये कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, जैसे कि आप जानते हो हम लोग प्रोटीन्स डे टू डे लाइफ में कहाँ से खाते हैं, तो अगर डे टू डे लाइफ में बात किया जाए तो हमें प्रोटीन जो मिलते हैं, सबसे पहले सीरियल से मिलते हैं, पल्सेस से मिलते हैं, पल्सेस के बाद अगर देखा जाए तो किस चीज़ से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स के बाद किससे मिलते हैं, तो फ्रूट से मिलते हैं और ईटीसी से मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, समझो कि अब इसके हिसाब में ऐसा है कि अगर आप ये सब दिन का अगर 1 किलो ये सब मिलाकर के खाते हो 1 केजी, तो इसमें प्रोटीन जो है कितना आपको ऑब्टेन होता है, 10 ग्राम ऑब्टेन होता है। समझो, तो क्या 10 ग्राम इनफ है आपके बॉडी का? अगर 1 केजी वेजीज अगर आप खाओ तो प्रोटीन कितना ऑब्टेन होगा, 10 ग्राम ऑब्टेन होगा ना। तब क्या किया जाता है कि साइंटिफिक तरीके से, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से, और साइंटिफिक तरीके अभी छोड़ते हैं, पहले समझते हैं कि प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग ब्लॉक के लिए, हर एक जगह पे, वियरिंग टीयरिंग के लिए। लेकिन बहुत कंट्रीज में प्रोटीन के वजह से वो किस में शिफ्ट हो जा रहे हैं,
नॉन वेज में शिफ्ट हो जा रहे हैं। क्लियर है? यानी अब वो सीरियल्स का डिमांड, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर वेजिटेबल खाते हैं तो वेजिटेबल खाने के लिए मतलब इक्विवेलेंट समझो कि अगर वेजिटेबल अपन 3 से लेकर के 10 केजीज खाते हैं, 3 से लेकर के 10 केजीज खाते हैं, तो जितना प्रोटीन ऑब्टेन होता है वो तकरीबन 1 केजी मीट के बराबर होगा। यानी दोनों का क्या होगा, प्रोटीन वैल्यू सेम होगी। अब इसमें कहोगे कि सर 3 से 10 केजी में बराबर होगा। बेटा देख, 3 केजी सीरियल्स के लिए लिया गया, ठीक है, पल्सेस के लिए, दाल के लिए लिया गया, दलहन जिसे कठोर कहते हो आप लोग, और 10 केजी वेजिटेबल्स के लिए लिया गया। ऐसा तो वो तो वेजिटेबल आ गए ना, तो और जबकि नॉन वेज का 1 किलो खा लो, उसका 10 किलो खा लो, प्रोटीन की वैल्यू दोनों सेम है। अब क्या है कि यही कारण के वजह से लगभग मोर देन 25% किसका, ऑफ ह्यूमन का पॉपुलेशन क्या चीज कर रहा है, इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन। याद है ना, टीवी पे ऐड आता है, 25% ह्यूमन पॉपुलेशन बेटा आज भी सफर कर रहा है भूख से और शारीरिक कुपोषण से। मेल न्यूट्रिशन को कुपोषण कहते हैं। सो इसका अल्टरनेटिव सोर्स क्या है कि अब जो प्रोटीन हमें खाने से मिल रहा है, अब उसे अपन क्या करेंगे, टैबलेट से लेंगे। ठीक है, अब ये टैबलेट्स किसके होंगे, तो ये टैबलेट्स होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, काफी ज्यादा हाई होगी बच्चे। ठीक है, सो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए, सिंगल सेल हो गए ना। ठीक है, यानी अब इसे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए कर दिया गया, जिससे कि एनिमल और ह्यूमन पॉपुलेशन अपने प्रोटीन की वैल्यू को हाई कर सके। इसी चीज को अपन सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल स्केल पर काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल स्केल पर कौन कौन है, जिसका नाम अपन क्या कहते हैं, स्पाइरुलिना कहते हैं, याद है ना। ठीक है, जो कि ईजिली ग्रो किया जाता है वेस्ट वाटर में और पोटैटो के प्रोसेसिंग प्लांट में। और याद रख लेना ये किस में ग्रो हो जाएगा, तो पहला वेस्ट वाटर में, ठीक है, पोटैटो के प्रोसेसिंग प्लांट में, ठीक है, उसके बाद स्टार्च में, फिर से मोलासेस में, है ना, और ईटीसीज कर सकते हैं ये सब में। अब ये सब सारे क्वांटिटीज जो होंगे ये प्रोटीन से एनरिच होगा स्पिरुलिना। तो मतलब अगर एक कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 250 केजी काऊ जो होती है वो प्रोड्यूस करती है, मतलब 250 केजी वाली काऊ प्रोड्यूस करती है महज 200 ग्राम प्रोटीन पर डे। ठीक है, याद रख लेना। लेकिन सेम पीरियड में 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम क्या है, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रॉफस, है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि
तकरीबन ये कह सकते हो कि हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है इसका, और ये नियर अबाउट ये 250 ग्राम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है लगभग 25 टन ऑफ प्रोटीन। आई बात समझ में? यही कारण है कि मशरूम जो है ना, मशरूम बहुत सारे पीपल वगैरह लार्ज स्केल पे मशरूम कल्चर में आ गए हैं, और वो एज अ फूड सोर्स के तौर पर क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। अब समझ में आया? सिंगल सेल प्रोटीन यानी एक सेल में प्रोटीन की वैल्यू हाई हो जाए, और ये प्रोटीन की वैल्यू इतनी हाई हो जाए कि वो क्या कर दे, वो आपका सिंगल सेल प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दे। बेटा कोई दिक्कत? पक्का नहीं? ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। ठीक है, ये बहुत बेसिक तौर से मैंने आपको सिंगल सेल प्रोटीन समझाया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड बात करते हैं। सेकंड किसके बारे में बात करेंगे? तो सेकंड बात करेंगे प्लांट एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉर प्रोड्यूसिंग पेट्रोल्स। ठीक है, जैसे मेल्विन कैल्विन ने सबसे फर्स्ट, याद रख लेना, नाम भी ऐसा वैसा नहीं है बेटा, नाम भी फेमस है। ठीक है, कौन? मेल्विन कैल्विन। इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि दैट इज प्लांट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हाइड्रोकार्बन। आई बात समझ में बेटा? ठीक है, यही कारण है इन्होंने प्लांट कौन कौन इस्तेमाल किया था। प्लांट का नाम था दैट इज यू फॉर बिएशिया एसिलोपिडेशिया और एपोसाइनेशिया, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था लेटेक्स। और ये बेटा लेटेक्स क्या होता है, एक मिल्की सिक्रीशन होता है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये लेटेक्स जो है यही किसके जैसा, सर्व एज फ्यूल। आई बात समझ में? जो कि ऑटोमोबाइल वगैरह में मिक्स किया जा करके रखा जाता है। जैसे इस टाइप के ट्रीज को, ठीक है, मतलब प्लांटेशन ऑफ these trees known as what? Known as plantation। ठीक है, एग्जाम्पल कौन? जेट्रोफा, ये प्लांट है। नेक्स्ट ये थर्ड आता है अल्कोहल एज फ्यूल, जिसे क्या कहते हैं, बायो इथेनॉल कहते हैं। इसका भी सेम कहानी है बेटा। ठीक है, ये ऑटोमोबाइल सुटेबल के लिए, जैसे इसमें जो क्रॉप्स इस्तेमाल होते हैं इथेनॉल के लिए वो होते हैं शुगर बीट, आप जानते हो जिसे सलजम कहते हैं, पोटैटो, मेज, शुगर केन, देसी दारू जानते हो ना, यही सबसे बनाया जाता है, टैपियोका एंड मोलासेस। और यही सब को अपन कौन सा क्रॉप कहते हैं, एनर्जी क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है,
और अल्कोहल सक्सेसफुली एज अ मोटर फ्यूल ब्राज़ील में इंट्रोड्यूस किया गया था। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अल्कोहल पेट्रोल में 5% मिला करके देता है। ठीक है, पहला कंट्री ब्राज़ील था जिसने अल्कोहल को मोटर फ्यूल किया। ठीक है, सेकेंड इंडिया में बेसिकली 5% अल्कोहल प्रेजेंट होता है किसमें? मोटर फ्यूल में। आई बात समझ में? फोर्थ होते हैं क्या? दैट इज डेक्सट्रीन्स। समझो डेक्सट्रीन, अब जरा देख लेना। डेक्सट्रीन में समझो कि ये एक कंपाउंड है। आप अगर पढ़ रहे होगे तो आपको याद आ रहा होगा डेक्सट्रीन बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़े थे। ये प्लाज्मा एक्सपेंडर है। क्या चीज है? प्लाज्मा एक्सपेंडर है, जो तकरीबन 6 से 10% सॉल्यूशन किसका है? डेक्सट्रीन का है। ठीक है, और ये 6 से 10% सॉल्यूशन इवन कुछ केसेस में पेशेंट को दिया जाता है, जैसे हैमरेज के केसेस में दिया जाता है, शॉक के केसेस में डेक्सट्रीन दिया जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन में, आई बात समझ में? पानी चढ़ता है ना बेटा बॉटल, हाँ, लूज मोशन होने के बाद बेटा वो डेक्सट्रीन होता है, याद है? अल्फा डेक्सट्रीन है ना, डेक्सट्रोज शुगर, और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन में बेटा। आई बात समझ में? तो डेक्सट्रीन के बारे में और जनगणना कर देते हैं। डेक्सट्रीन क्या है भाई? तो सॉल्यूबल पॉलीसैकेराइड्स है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? पॉलीग्लाइकन्स कहते हैं। आई बात समझ में? और ये किसका पॉलीमर है? तो डी ग्लूकोज का, है ना? याद रख लेना, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल पॉलीमराइजेशन होता है सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और जो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं इसके ग्रो के लिए, उसका नाम क्या चीज है? ल्यूको नॉस्टॉक मेसेन टेरॉइड्स और एंजाइम डेक्स्ट्रन सुक रेज। ठीक है, और यूजफुल होता है डेक्स्ट्रॉन या डेक्सट्रीन, सुटेबल होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑब्टेन करवाने के लिए। नेक्स्ट फिफ्थ आता है क्या? प्रोबायोटिक्स। काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, डेली डाइटरी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, डेली स्पेलिंग शायद डेली डाइटरी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। कौन? प्रोबायोटिक्स। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं उसका नाम क्या है? स्पोरलैक टैबलेट्स, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस, जो हमारे इंटेस्टाइन की इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अब जो बचा है वो चैप्टर नंबर कौन सा? तो वो बचा हुआ है चैप्टर नंबर 5, यानी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? सो चैप्टर ओवर हो गई। आप पढ़ करके रहें, एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करते रहे अपने आप को। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14, सॉरी चैप्टर नंबर 5, नॉट 14।